हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की सभी धाराओं की। तो इस वीडियो में हम 1 से 20 तक की धाराओं को बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की धाराएं बताएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि आईपीसी धारा क्या होती हैं। इनकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने 1860 ईस्वी में की थी। तो भारतीय दंड संहिता इसे हिंदी में कहते हैं, इंडियन पिनल कोड इसकी फुल फॉर्म है। तो भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है। आपको बता दें कि यह भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद वहाँ भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहाँ रणवीर दंड संहिता यानी कि आरपीसी लागू होती थी। तो इसका थोड़ी बेसिक जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आईपीसी धारा 1 क्या कहती है? तो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताया गया है। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा, यानी कि इसका जो विस्तार है पूरे भारत में होगा, ऐसा आईपीसी धारा 1 में कहा गया है। आईपीसी धारा 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उस पर आईपीसी धारा लगेगी। तो आईपीसी धारा 2 कहती है। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 3 की। तो 3 जो है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, ये कानूनी भाषा में इसकी परिभाषा दी गई। अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं। कह रहा है कि देश के भीतर अपराध करने वालों की सजा का प्रावधान तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के धारा 2 के तहत होता है। आईपीसी धारा 2 हमने पढ़ी है, उसमें कहा गया कि भारत के भीतर कोई भी अपराध करता है तो उसके लिए आईपीसी धारा लगती है। लेकिन आईपीसी धारा 3 कहती है भारत के बाहर हुए जुर्म और उसका संबंध भारत से होने पर ऐसे मामले में आईपीसी धारा 3 के तहत कार्रवाई की जाती है। यानी कि भारत के बाहर अगर कोई अपराध हुआ है और उसका कनेक्शन थोड़ा भारत के साथ है तो उसमें आईपीसी धारा लग सकती है। आईपीसी धारा 3 के तहत उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं आईपीसी धारा 4। ये कहती है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। ये कानूनी भाषा में कहा है, सिंपल भाषा में समझे तो भारत के बाहर किसी स्थान पर भारत के किसी व्यक्ति द्वारा या भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर चाहे कहीं भी और किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए लागू। यानी कि भारत के बाहर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या फिर भारत का जो विमान है उसके साथ छेड़छाड़, उसके साथ अपराध करता है तो उस पर भी आईपीसी धारा 4 के तहत हम मुकदमा कर सकते हैं। अब देखते हैं आईपीसी धारा 5 की। तो आईपीसी धारा 5 कहती है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 5 के अनुसार भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों जैसे सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह और परित्याग किए जाने पर उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा आईपीसी धारा 5 में कहा है। जो पहले भी हम बता चुके थे कि नौसैनिक पर लागू या फिर वायु सेना पर लागू नहीं होते, तो ऐसा आईपीसी धारा 5 में कहा गया है। लेकिन उस पर आर्मी एक्ट का मुकदमा चल सकता है। अगर वो कोई अपराध करते हैं हमारे सैनिक तो उन पर आर्मी एक्ट का मुकदमा चलेगा, आईपीसी धारा नहीं। अब बात करते हैं भाग 2, अध्याय 2 कहा गया है। अध्याय 2 में धारा 6 से शुरुआत हुई है तो इसमें कह रहा है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। यानी इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर साधारण अपवाद, हर दंड उपबंध और ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत अपवादों के अध्यादेश समझा जाए, चाहे अपवादों को ऐसी दंड या दृष्टांत में दोहराया ना गया। तो आईपीसी धारा 6 कहती है कि आत्मरक्षा का अधिकार, यदि व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में
किसी की हत्या कर देता है तो उसे दंड नहीं समझा, यानी कि एक अपवाद के बारे में बताती है, यानी कि दंड किसे नहीं दिया जाएगा आईपीसी धारा के तहत जुर्म करने पर। तो आत्मरक्षा के लिए अगर कोई थोड़ा अपराध कर देता है तो आईपीसी धारा के तहत उसे दोषी नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 7 की। तो एक बार स्पष्टीकृत वाक्यांश का अभिप्राय, यानी कि हर वाक्यांश जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। यानी किसी भी शब्द को इस संहिता में कहीं कोई बता दिया गया है तो वो शब्द पूरी आईपीसी धारा में, पूरी संहिता में लागू होगा। उसके लिए कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती उस शब्द के लिए। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 8 की। तो इसमें लिंग के बारे में बताया गया है। पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के लिए लागू हो गए, चाहे वह नर हो या नारी। ऐसे पुरुष या महिला हम लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन अगर आईपीसी धारा के तहत कानूनी भाषा में उस पर अगर कोई सुनवाई होती है तो वहाँ पर सिर्फ पुल्लिंग लिख दिया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है वो पुरुष के लिए ही होगा, वो दोनों के लिए हो सकता है, पुरुष महिला या फिर कोई अन्य। ठीक है। आईपीसी धारा 9 कहती है कि वचन क्या होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगर कोई शब्द एक वचन रूप से प्रयोग किया गया है और कोई कंट्रेरी उसे अलग तरीके से नहीं कहा गया है तो वह एक वचन बहुवचन के लिए प्रयोग हो सकता है, और अगर कोई कंट्रेरी उसे अलग तरीके से नहीं किया गया, एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को भी एक वचन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वचन किसी ने लिख दिया है और उसमें कहा गया नहीं है अलग से कि एक ही व्यक्ति है, तो वो बहुवचन के लिए भी लागू हो सकता है। यदि कहीं बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसमें अलग से स्पष्ट ब्रैकेट में या कहीं लिखा नहीं गया कि ये बहुवचन के लिए है, तब वो एक वचन के लिए भी लागू हो सकता है। यानी कि एक वचन जरूरी नहीं सिर्फ एक वचन के लिए ही। जैसे हमने बोला बच्चा, तो बच्चा जरूरी नहीं एक ही हो। बच्चे बोला, बच्चे का मतलब भी जरूरी नहीं बहुत सारे हों, यदि उसे अलग से डिफाइन नहीं किया गया तब तक एक वचन बहुवचन के लिए प्रयोग हो सकता है। आगे देखते हैं। अब आईपीसी धारा हमारी 10 कहती है पुरुष या स्त्री के बारे में बताती है। धारा 10 के मुताबिक पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। पहले मैंने पुल्लिंग की बात की थी, पुल्लिंग में दोनों नर और नारी आती है। अगर पुरुष शब्द कहीं प्रयोग हुआ है तो उसमें केवल नर आएगा, पुरुष आएगा। वो किसी भी उम्र का हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। बच्चा भी हो सकता है, जवान या बूढ़ा हो सकता है। अगर किसी स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया तो स्त्री, बच्ची, जवान, बूढ़ी कोई भी हो सकती है, स्त्री शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसा आईपीसी धारा 10 में कहा गया है। 11 की बात कर लेते हैं। तो इसमें व्यक्ति को वह परिभाषित किया गया है। व्यक्ति क्या होता है? कोई भी कंपनी या सुगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वे निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि व्यक्ति शब्द जरूरी नहीं कि पुरुष हो, कोई संस्था, कॉलेज या फिर अन्य कोई भी निकाय हो सकता है, उसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया गया है। अगला 12, जनता या जन सामान्य भारतीय क्या होता है, इसे परिभाषित किया गया। यानी कि दंड संहिता की धारा 12 यह बताती है कि जनता, सामान्य, जन का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय, जनता शब्द जन के अंतर्गत आता है। यानी कि जनता, लोगों को समूह जो होता है वो जनता शब्द के अंतर्गत आएगा। ऐसा आईपीसी धारा 12 में कहा गया। 13 की बात कर ले तो क्वीन की परिभाषा है। ये क्वीन की परिभाषा क्या थी? धारा 13 को विधि अनुकूलन आदेश 1950 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, जब आईपीसी धारा 1862 में लागू हो गई थी। ठीक है। महारानी क्वीन की परिभाषा जो है वो 13 में दी गई है। ये आईपीसी धारा हमारे देश आज़ाद होने से पहले तक लागू थी, बाद में से निरस्त कर दिया गया, क्योंकि अब हमारे यहाँ महारानी कोई शब्द है ही नहीं। राजा या रानी, महारानी कोई शब्द नहीं है, इसलिए पहले महारानी होती थी अंग्रेजों के यहाँ, इसीलिए उस शब्द को हटा दिया गया है।
अब हम बात करते हैं आईपीसी धारा 14 की। तो सरकार का सेवक, यानी कि यह बताती है कि भारत में सरकार द्वारा सरकार के अधिकार क्षेत्र में उसके अधीन आने वाले क्षेत्र में तैनात नियुक्त किए गए अधिकारी को सेवक या सरकार का सेवक कहते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कोई सरकार के अंडर में काम करता है, सरकारी सेवा, तो उसे सेवक कहा जाएगा सरकार का। धारा 15 और 16 की बात करते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की परिभाषा दी गई है। आईपीसी की धारा 15 को विधि अनुकूलन आदेश 1947 के जरिए निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई थी और वो ब्रिटिश इंडिया अब हमारे देश में काम नहीं करती है, इसीलिए इसे भी नष्ट कर दिया गया है। अब आईपीसी धारा 17 की बात कर लेते तो इसमें सरकार की परिभाषा दी गई है। धारा 17 के अनुसार हमारा सरकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार की परिभाषा दी है। सरकार शब्द अगर कहीं भी प्रयोग होता है तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए ही होगा, तो ऐसा 17 में बताया गया है। बात करते हैं 18 की, तो इसमें भारत की परिभाषा दी गई है, यानी कि 18 भारत को परिभाषित करती है। मतलब ये कि आईपीसी के मुताबिक भारत क्या है। अगस्त 2019 से पहले भारत का मतलब था जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत की बात, लेकिन अब हमारा पूरा देश इसके अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हम आईपीसी धारा 19 के सूत्र न्यायाधीश को परिभाषित किया। न्यायाधीश क्या होता है? न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद के रूप में न्यायाधीश का है, बल्कि ऐसे रूप में भी द्योतक है जो सिविल हो या आपराधिक हो, कोई भी सिविल मामला हो या आपराधिक मामला हो, उसका अंतिम निर्णय जहाँ पर होता उसे हम न्यायाधीश कहते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, दो व्यक्तियों ने किसी का अपराध किया है और उस व्यक्ति ने उन दोनों को समस्याओं का समाधान कर दिया। अगर वो दोनों संतुष्ट हैं उससे, अगर उससे ऊपर अपीलीय न्यायालय में कोई अपील ना करते हों, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाता है। जरूरी नहीं कि वो सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका फैसला अंतिम होना चाहिए। उसके फैसले से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो उसे न्यायाधीश माना जाएगा, ऐसा धारा 19 में कहा गया है। 20 की बात करते हैं तो उसमें न्यायालय धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द की परिभाषा दी गई, यानी कि कोर्ट, जिसे अकेले ही हो न्यायिक कार्य करने के लिए विधिवत, यानी कि कानून द्वारा जिसे नियुक्त किया गया हो न्याय करने के लिए, उसे हम न्यायालय कहते हैं। ठीक है, और उसमें न्याय करने वाले को न्यायाधीश कहते हैं। ऐसा आईपीसी धारा 20 में कहा गया। तो न्यायाधीश तो कोई भी हो सकता है, लेकिन न्यायालय सिर्फ कानूनी तौर पर नियुक्त किया गए ऐसे भवन को ही हम न्यायालय कह सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की धाराएं बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।